अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इरफान शौकत। प्रोग्राम अदलनामा के साथ आज हमारे पास जो शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब मुनीर हुसैन भट्टी साहब, 2 मरतबा पंजाब बार कौंसिल के मेंबर और साबिक सदर लाहौर बार। जनाब मुनीर हुसैन भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर वकालत में आप आए, फैमिली में फ़र्स्ट लॉयर थे, क्या खोया और क्या पाया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं कभी ज़िंदगी में किसी जॉब में नहीं जाना चाहता था, ना मैंने कोई जॉब की, ना मैंने किसी जॉब के लिए कभी अप्लाई किया, ना किसी जॉब के लिए मैंने इम्तहान दिया। क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था, मेरा ये शौक़ भी था कि मैं छोटी मोटी ये पॉलिटिक्स भी करूँगा और छोटी मोटी अपनी वकालत भी करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि जिस गाँव में मैं एक अकेला वकील था, आज उसी गाँव में जो है छोटे भाइयों ने, अजीज़ों ने, बरादरी में, अब हम उस गाँव में 25 से ज़्यादा वकला हैं। मेरी फैमिली में मेरा छोटा भाई सिविल सर्वेंट है, वो भी उसने भी लॉ ग्रेजुएशन की। मेरी मिसेस सिविल सर्वेंट है, उन्होंने भी लॉ ग्रेजुएशन की। छोटी बहन सिविल सर्वेंट है, उन्होंने भी लॉ ग्रेजुएशन की। छोटे 2 भांजे हैं, दोनों ने LLM किया। एक ने वहाँ से इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी से किया है, एक ने यहाँ लाहौर की एक यूनिवर्सिटी से किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉ ग्रेजुएट जो होते हैं, जो ख़ास तौर पर वकला हैं, वो फेस ऑफ द नेशन हैं, फेस ऑफ द सोसाइटी हैं। वो उनको पता होता है अपने राइट्स का। ना सिर्फ वो अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, वो लोगों के राइट्स के लिए भी लड़ते हैं और सोसाइटी के राइट्स के लिए जदोजहद करते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से ये स्टेट का वो मजबूत पिलर है जो मैं समझता हूँ स्टेट को राइट डायरेक्शन में लेके जाता है। सर आप जैसे इतने बड़े वकील, कोई क्या ये ज़ेब देता है कि डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर आपने ऑफिस बनाया और उसको रन किया, बाद में एक फ़ोन कॉल आने पर आपने वो ऑफिस खाली कर दिया? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारी यहाँ जो कौम है, ख़ास तौर पे हमारे वकील भाई, कि वो प्रजम्पशंस के ऊपर इतना बिलीव करते हैं कि उसी को यकीन बना लेते हैं। मुझे भी किसी दोस्त ने कहा कि वहाँ जिस दफ्तर में आप हैं, ये मैं सर ताहा साहब हैं, जिम खाना के एग्जेक्टिव मेंबर हैं। उनकी एक बहन जो हैं मुनज़्ज़ा हसन साहिबा, MNA हैं। वो इतने ताकतवर लोग हैं। वो मेरे जैसा एक जो हकीर आदमी है, क्या उनकी लैंड के ऊपर, इतनी प्रीशियस लैंड के ऊपर कब्ज़ा कर सकता है? ये मैं और चौधरी सुहेल मेरा पार्टनर था, हमारे पास रेंटेड वो ऑफिस था और उसका रेंट 5 साल हमने पे किया और फाइनली फिर जो है वो सुहेल जो मुल्क से बाहर चला गया। मैंने 2020 वाला इलेक्शन शुरू किया तो हमने उनको वापस कर दिया कि हम इसका अब बोझ और नहीं चला सकते, क्योंकि मेरे पास ये लिटिगेशन ऑफिस भी था। हमेशा मेरे पास 2 दफ्तर रहे हैं, 2007 से लेकर 2014 तक मेरे पास हाली रोड के ऊपर ऑफिस जो है वो गुलबर्ग में था। फिर आज उसके बाद मेरे पास कैंट में सेकंड ऑफिस, कारपोरेट ऑफिस कैंट में था, सर्वे रोड के ऊपर। फिर ये वाला दफ्तर था, अभी ये है, अभी मेरे DH, अभी वो मैंने छोड़ दिया, रेंट वाला ही है। ये भी रेंट का दफ्तर है और जो अभी DHA में मेरे पास ऑफिस है फेज 6 में, वो भी रेंट का ऑफिस है। तो छोटी मोटी मजदूरी है, उसमें से बांट मूट के जो बचता है अपने बाल बच्चों के लिए ले जाते हैं। ये बातें करना बहुत आसान है सर, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना बहुत आसान है। कोई एक इतना जो ताकतवर तरीन आदमी है, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी के ऊपर सर कोई बंदा काबज़ होकर बैठ जाए तो कम से कम वो बड़ा ही कमज़ोर हो तो एक सिंगल एप्लीकेशन किसी जगह पे दे दे, थाने में दे दे, किसी अदालत के अंदर दे दे, किसी बार काउंसिल में दे दे, किसी जगह पे आगे कंप्लेंट तो करे कि ये मेरी जगह के ऊपर फलां बंदा काबज़ है। तो ये सर ये मैं समझता हूँ ये वो लोग हैं जो आपकी, मैं समझता हूँ, इज़्ज़त और वक़ार से जलते हैं, जिनके लिए वो बसों के पीछे लिखा होता है कि जलने वाले का मुँह काला, ये ऐसे लोगों के लिए लिखा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ज़ात का बड़ा करम है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक बावकार फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा सारी फैमिली एक से ज़्यादा एक बढ़ के इंटेग्रिटी और वक़ार वाले लोग हैं। मेरे वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं की। मैं उनकी रिस्पेक्ट को कैसे दाव पे लगा सकता हूँ, अपनी मेरी इज़्ज़त हो एक और जगह पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चीज़ें हैं, बार जो है ऐसे लोगों को कभी बार बार मुंतखब नहीं करती। बार जो है बार बार ऐसे लोगों को हैवी मैंडेट नहीं देती, बार बार इलेक्ट नहीं करती बार, ठीक है ना जी। बाकी हम बार के अंदर हैं, हम शीशे के घर में बैठे हुए हैं। शीशे के घर के में बैठे हुए लोगों के ऊपर जो है वो जो है पत्थर बरसाना ये आसान काम है। बात यह है कि आप सबूत लेके बात करें, सबूत के साथ बात करें और बैठ जाए। कोई बंदा, ये जो जितनी आपने बातें की हैं इसमें एक सबूत, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ एक सबूत ले आए, यहाँ
आपको साथ ले आए, कहे जी ये सबूत है जी आपके खिलाफ, उसी दिन मुझसे मैं बार काउंसिल से इस्तीफा दे दूंगा, मैं वकालत का लाइसेंस सरेंडर कर दूंगा, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ, मैं सियासत से तौबा करके अपने घर चला जाऊंगा वापस। सर ये तमाम बातें मार्केट में मौजूद हैं, बदी वजह आपसे इन तमाम बातों पर सवाल सर मार्केट में दुश्मन भी ज़्यादा हैं। और मैं आखिरी बात जो है जनाब अली अलैहिस्सलाम का फिर आपको कॉल सुनाता हूँ कि जनाब अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपके जितने दुश्मनों की तादाद बढ़ रही है, आप समझ लें कि अल्लाह आपका मकाम ऊपर कर रहा है। तो मुझे खुशी होती है अपने मुखालफीन से, दुश्मनों से भी मुझे खुशी होती है, लेकिन उनके घटियापन पे अफसोस भी होता है कि झूठे इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है, मैं किसी के ऊपर लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने ना कहीं किसी का कभी जवाब दिया है और ना ही कभी वापस किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। अल्लाह ताला ने मुझे अगर इज़्ज़त और वक़ार से नवाजा है तो अल्लाह ताला ने मुझे हौसला भी दिया हुआ है चीज़ों को बर्दाश्त करने का, और मैं खुद अल्लाह से आजिज़ी मांगता हूँ 24 घंटे, तो फिर मैं किसी के ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ बिला वजह। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। मैं बार काउंसिल से इस्तीफा दे दूंगा, मैं वकालत का लाइसेंस सरेंडर कर दूंगा, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ, मैं सियासत से तौबा करके अपने घर चला जाऊंगा वापस। ज़िंदगी में 4 इलेक्शन लड़े, इलेक्शन से क्या सीखा? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ, मुझे एक दोस्त ने मुझे पूछा कि आपने इलेक्शन लड़े हैं अपने भी और दोस्तों के, यही क्वेश्चन एक दोस्त ने किया। उसने कहा जी आपने क्या सीखा है? तो मैं समझता हूँ आप इतने बड़े बड़े कामों से कुछ ना सीख सकें तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। मैंने उनको बताया और आपको बता रहा हूँ, मैंने सेल्फ रिस्ट्रेंट सीखा कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ और किसी के मिजाज के ऊपर ग्रां गुजरने का खदशा है तो मैं रिस्ट्रेंट करूँ कि वो बात ना मैं करूँ। मेरे बारे में कोई गलत बात करे तो मैं सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करूँ, अपने मिजाज के ख़िलाफ़ अपनी जो अंदर बैठा हुआ इंसान से उससे लड़ता चला जाऊँ कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाना। तो इसको कहते हैं सेल्फ रिस्ट्रेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेल्फ रिस्ट्रेंट सीखा है जी इलेक्शन से। सर मुशर्रफ जैसे हाई प्रोफाइल केस में आप स्टेट काउंसिल के तौर पर पेश होते हैं, आपने क्या उसमें रमूज़ औक़ाफ़ देखे? देखिए जी, बड़ा एक हिस्टोरिकल केस है, पाकिस्तान की तारीख में सबसे यूनिक केस जो हाई ट्रीजन के तहत जो है ट्रायल हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो हमसे पहले प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने किसी वजह से या अपनी दीगर वजूहात की वजह से, हालांकि बड़े बड़े बिल लिए हुए थे, और उन्होंने एतराज़ उसमें उन्होंने कहा जी हमें तो एतराज़ है जी, हम तो नहीं इसमें पेश होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर उस केस को ना सिर्फ कंटेस्ट किया, प्रोसिक्यूट किया उस खुसूसी अदालत के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आइन तोड़ने वाले एक आमर को जो है वो करार वाकई सज़ा दिलवाई। तो मैं ये समझता था कि ये सबसे ज़्यादा इसमें जो मेरा इनपुट है या मेरा कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड दी मर्टायर ऑफ दी कराची, जो कराची में मेरे वकला को शहीद कर दिया गया मुशर्रफ दौर में, और फिर यहाँ साहिवाल में 37 से ज़्यादा वकला को पेट्रोल बमों से शहीद कर दिया गया। तो मैं ये समझता था कि ना सिर्फ सोसाइटी के साथ, इस मुल्क के साथ जाती है कि आइन की वायलेशन करने वाले के ख़िलाफ़ कोई बंदा पेश नहीं हो रहा। तो मैंने वॉलंटियर किया कि इस केस में मैं पेश होऊंगा और प्रोसिक्यूट करूंगा। और आपको ये बताना और भी मेरे लिए अहम है कि मैंने इस केस में बतौर प्रोसिक्यूटर जो है एक पैनी भी बिल रिसीव नहीं किया। राना इंतज़ार हुसैन वाले इलेक्शन को आप पहले मेलाफाइडी और 2 नंबर इलेक्शन कहते रहे, बाद में उसको एक्सेप्ट कर लिया, किसी मुसालत का नतीजा था कि डर गए? इलेक्शन जो है एक मैं समझता तो बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। बार के दरमियान एक हारमनी वाला जो है वो एलिमेंट हमेशा से साथ लेके चलना चाहिए। आपको पता है कि उसमें सुबह 10 बजे, फिर 11 बजे, 12 बजे झगड़ा हुआ, लीकेज हुई, जो है एक बूथ के ऊपर जो है बिल्कुल ही फ्री चल रहा था बूथ, जिसको अंदर से ताला लगाया हुआ था। ये सारी चीज़ें, सारी बातें थी। और अल्टीमेटली जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड थे, उन्होंने 2 बजे भून साहब को कहा जी मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता। तो उसके ऊपर जो है वो चेयरमैन जो एग्जेक्टिव थे उस वक्त के पंजाब बार काउंसिल के, उनको कन्वे किया गया कि आप इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दें। तो 3:30 बजे उन्होंने इलेक्शन को पोस्टपोन किया। मेंबर पंजाब बार काउंसिल बाबर वहीद साहब ने उस ऑर्डर को वहाँ बुलंद जगह पे खड़े होकर, टेबल के ऊपर खड़े होकर पढ़ा भी, सब ने सुना तमाम मेंबरान ने, और वो पोस्टपोन का जो ऑर्डर था वो लहराया और सबको दिखाया कि ये ऑर्डर आ गया है। उसके बाद सारे अपने अपने घरों को चले गए। शाम को हमें पता चला कि कोई रिजल्ट अनाउंस इन्होंने कर दिया है। तो मतलब ये मैं समझता हूँ बार के लिए ये कोई अच्छा रवाज नहीं था। तो उसको हमने चैलेंज किया अपना राइट समझते हुए, और बार चूँकि बार का मैंडेट था उसको कोई चुरा नहीं सकता। तो उसके ऊपर जब डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन को वहाँ तलब किया गया बार काउंसिल में, तो उन्होंने कंसीड किया कि ये इलेक्शन वाकई हम नहीं करा सके और इसमें ऐसी चीज़ें, ये सारे फ्लॉज थे। उसके ऊपर बार काउंसिल ने इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया। फिर ये ऊपर भी अपीलों वगैरह में जाते रहे, लेकिन
रीपोल का एक दफ़ा ऑर्डर हुआ, दूसरी मरतबा ऑर्डर हुआ, तीसरी मरतबा ऑर्डर हुआ। हमारे साथ ही जंग में, इस्लामाबाद, गोजरा, कसूर में, जड़ावाला में रीपोल के ऑर्डर्स हुए थे, सबके रीपोल हो गए, लेकिन लाहौर में ये रीपोल को ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो बार बार ये भी एक दफ़ा सारे जो थे वो जो अपने आप को पोज कर रहे थे कि हम इलेक्ट हो गए हैं, तो वो मेरे घर भी है। ये भी मैं समझता हूँ एक रस्म व रिवाज वाली बात है कि कुछ चल के घर आ जाए तो उसका जो है वो मेहमान का एहतराम इस हवाले से। तो हमें ये नज़र आ रहा था कि अगर वन वे इलेक्शन होगा, ये रीपोल को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वन वे इलेक्शन में अगर मैं नोटिफिकेशन लेता हूँ तो एक तो झगड़ा होगा, एक वकार नहीं होगा। मैं तो हमेशा इलेक्शन वकार और इज़्ज़त के लिए लड़ता हूँ। दोनों अतराफ से 4 प्रेसिडेंट हामिद खान ग्रुप से मकसूद भुट्टर साहब थे, मियाँ कदूस साहब थे, राना ज़िया अब्दुर्रहमान साहब थे और चौधरी जुल्फ़कार साहब थे, और इसी तरह से इधर से सरदार अकबर डोगर साहब थे, ताहिर नसरुल्लाह वड़ैच साहब भी थे, वो सारे, तो चौधरी असर गिल साहब थे। तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, हम आपको एक ऑफ़र देते हैं कि अगले साल जो है हम आपका बैच लगा लेंगे। तो मैंने कहा जी सॉरी, मैं तो अगर इलेक्शन में जाता हूँ तो अगले साल तो बेशक आप मेरे ख़िलाफ़ लगाएं, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा जी आपको अगले साल हामिद खान साहब आपके ख़िलाफ़ कैंडिडेट नहीं देंगे। तो मैंने कहा जी मैं अगले साल ही मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो फिर हामिद खान साहब के पास जो सबसे तगड़ा कैंडिडेट है बेशक वो दें, मुझे कोई इस बात पे इतराज़ नहीं है। आखिरी बात उन्होंने की जी आप ऐसा करें कि 6 माह इंतज़ार प्रेसिडेंट रह लें और 6 माह आप प्रेसिडेंट रह लें। तो मैंने उस जो ऑफ़र थी उसको भी किया, रिफ्यूज़ किया, क्योंकि मैं किसी भी सूरत में सेटलमेंट के नतीजे में प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता था। मैं एक जमहूरी अमल के प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए समझता हूँ कि किसी प्रेसिडेंट का वकार होता है, तो उसको मैंने रिफ्यूज़ किया। फाइनली उन्होंने कहा जी भून साहब जो फैसला करेंगे हम वो उसको मान लेंगे। भून साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं तो रीपोल ही चाहता हूँ। उन्होंने कहा देखें रीपोल भी होगा, वो ज्वाइन नहीं करेंगे, झगड़ा होगा, बार के अंदर इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी। ये बहुत बड़ी ग्रेस है कि अगर आप छोड़ देते हैं और उनको कहते हैं आप कैबिनेट बना लें, तो अगले साल देखें आप बार आपकी ज़्यादा इज्जत करेगी, बार से आपको वोट नहीं मांगना पड़ेगा, आप अखराजात के बगैर इलेक्शन लड़ेंगे और आपको बार 2 साल के लिए प्रेसिडेंट जो है वो समझेगी। तो मैंने बुज़ुर्गों के बड़े को कहने पे अपने दोस्तों के साथ मशावरत के बाद मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो अगले दिन हमने उनको जो भी उन्होंने कैबिनेट बनाई हुई थी, हमने उनको कहा जी आप ठीक है, फॉर दी सेक ऑफ द इंटेग्रिटी एंड जो है रिस्पेक्ट ऑफ द बार, और बार में एक हारमनी और झगड़े से बचने के लिए ये मैंने किया। तो उसके बाद आप यकीन करें जो बातें मेरे साथ दोस्तों ने की थी और बड़ों ने की थी, वो बातें वाकई सच साबित हुई। ये आपको बताने की बात है। आप यकीन करें अगले साल मेरा इलेक्शन पे 1 रुपया खर्च नहीं आया। अगले साल मुझे सारी इंतज़ामिया ने जो मैंने काम कहा वकला का उन्होंने किया। इवन जुडिशरी को भी मैंने कोई अगर किसी वकील का काम होता था कहता था तो वो भी मेहरबानी करते थे, बात को मानते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि बार में एक जो वकार और इंटेग्रिटी के साथ चलता है, बार उसको हमेशा अप्रिशिएट करती है और बार में उसकी एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सर आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि लाहौर बार का फिक्स डिपॉजिट आपने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया, पैसों की अशद ज़रूरत थी या 2 इलेक्शन लड़ने के लिए? कि सर बात यह, मैं तो फ़कीर से दरवेश आदमी, मुझे तो पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं तो जनाब अली अलैहिस्सलाम का कौल इसलिए आपके साथ और दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ, जिनको हम मानते हैं वो कहते हैं कि रिज़्क़ आपको मौत की तरह तलाश कर रहा है। तो हम उनको मानने वाले जो हैं, हमें रिज़्क़ मौत की तरह तलाश कर रहे हैं। हमें वो रिज़्क़ से कोई मसला नहीं है, हमारा वो लालच ही नहीं है, हमें वो फ़िक्र ही नहीं है। फ़िक्र उन जिनका है वो करते हैं फ़िक्र हमारा। गुजारिश ये है कि आपको पता है कि 73 दिन की स्ट्राइक पाकिस्तान की तारीख में लाहौर में हिस्टोरिकल जो है वो स्ट्राइक हुई। ये बार की डिमांड के ऊपर हुई। बार के जनरल हाउस ने इसका फ़ैसला किया और मैंने अपने पहले 3-4 माह तकरीबन अपनी सदारत के 8 मई तक तो लाठीचार्ज होता रहा। मैंने अपनी सदारत का सारा साल अपनी बार के ऊपर कुर्बान कर दिया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ जो है इस तरह का एलिगेशन। तो चूँकि जब हमने बार का चार्ज संभाला, मैं आज भी बैंक अकाउंट तो झूठ नहीं बोलते, मैं झूठ बोल सकता हूँ। तो हमें 0-0 अकाउंट के साथ सारा लाहौर बार एसोसिएशन जो है वह हमें मिली। 3 माह की तनख्वाह पेंडिंग थी। बार के सारे AC बंद थे, कोई हालत नहीं थी बार की। एक कोई वॉशरूम, छोटे छोटे काम होने वाले, ज़िला कचहरी के अंदर पानी का मसला था बड़ा, इसी तरह से सेशन कोर्ट के अंदर, मतलब पूरी बार के अंदर कामों का एक अंबार था और हमारे पास एक पैनी नहीं था। ठेकेदार को हम कहते थे हमारा ले लें वो पार्किंग, तो वो कहते थे स्ट्राइक में एक गाड़ी नहीं आती तो हम आपको क्यों आपका ठेका ले लें। तो फिर सारी कैबिनेट ने बैठ के, इंक्लूडिंग हमारे जो 11 मेंबर एग्जेक्टिव थे, हमने डिसीजन लिया कि बार को चलाने के लिए जो फिक्स डिपॉजिट है
उसमें से हमें पैसे खर्च करने चाहिए, बाद में आएंगे तो हम इसके अंदर फिक्स करवा देंगे। हमने तनख्वाहें दी और 3 माह बार को उसी तरह से चलाया। मैं मिसाल देता हूँ, इश्तियाक खान साहब जब लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने फ़िक्स डिपॉजिट से जो है बार के फेयर चलाए। लाहौर हाई कोर्ट से फार्मर प्रेसिडेंट हैं जनाब असद मंजूर भट्ट साहब, वो फ़िक्स डिपॉजिट जब वो गए तो फ़िक्स डिपॉजिट 0 था। साहब बहादुर चला रहे हैं, वो भी इसी तरह से चला रहे हैं। अब उसको एक सेक्रेड फंड आप नहीं कह सकते कि बार की वेलफेयर, अगर हमारा एक वकील भाई कैंसर से मर रहा है और हम इस बात को सोचें जी, देखें फिक्स डिपॉजिट में जिन जिन लोगों के पूरे साल में लाहौर बार एसोसिएशन के जितने वकला को मूजी अमराज थी, किसी के हार्ट सर्जरी थी, किसी को कैंसर था, सबकी ट्रीटमेंट 100% मैंने करवाई है। अपने ओल्ड एज बुजुर्गों के बेनिफिट्स दिए, अपने ओल्ड एज जिनकी 50 साल से ज़्यादा की इस प्रैक्टिस थी उनका गोल्डन जुबली बनाया, पूरे साल के तमाम इवेंट्स बुलाए, स्पोर्ट्स मेला मनाया और रैलियाँ, आपको पता है रैलियों के ऊपर कितने अखराजात आते हैं। 3 माह हमारे पास अपना वो बार चलाने के लिए पैसे नहीं थे, ऊपर से हमारे ऊपर वो भी बोझ था, उसको भी चलाते रहे। तो बाद में जब हम गए तो एंड में हमें जो फंड्स मिले वो हमने 3 करोड़ रुपया जो है वो फिक्स डिपॉजिट में जमा करवा के गए। उसके चेक वो प्रूफ रिकॉर्ड के ऊपर है, हम वो 0-0 नहीं करके गए, वो 0-0 करके गए थे। मैं 3 करोड़ रुपया छोड़ के गया हूँ। असद मंजूर भट्ट साहब का आपने जिक्र किया, हाई कोर्ट को तो सुना है 6-7 करोड़ का फंड आया, आप एंटी करप्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, ऑडिट करवा लें, पैसा कहाँ लगा? ऑडिट का जो मैंडेट वो है फाइनेंस कमेटी के पास, उसमें एक चेयरमैन और 4 मेंबर इलेक्टेड होते हैं। हम भी लाहौर बार एसोसिएशन में जब हमारा टेन्योर एंड हो रहा था तो हमने लेटर लिखा कि हम चूँकि 13 जनवरी को जा रहे हैं, आप अगर ऑडिट करवाना चाहते हैं तो करवा लें। मीनवाइल उनके भी सर्कुलेशन सारे पूरे पंजाब की बार एसोसिएशन को उनके लेटर आ गया कि हम आपके ऑडिट करने आ रहे हैं। तो हमने भी अपना ऑडिट सारा पेश किया ऑडिट टीम को, जो हमारी इलेक्टेड कमेटी है। ये भी अगर चाहते हैं कि ऑडिट करवाना चाहते हैं तो वहाँ फाइनेंस कमेटी को लिखें। अगर कोई करप्शन हुई है, जो मैं ये समझता हूँ कि 7 करोड़ रुपया लाहौर हाई कोर्ट में हमें कहीं लगा तो नज़र नहीं आया, तो कोई भी कंप्लेंट करेगा वो मैं करप्शन को डील करता हूँ, बेशक वो जितनी मर्जी टॉलेस्ट पर्सनैलिटी हो, मैं उसको बुलाऊंगा और उससे हिसाब लूँगा कि किस तरह से करप्शन हुई है। TADA की मद में सुना है मेंबरान करोड़ों रुपए वसूल करते हैं, कितना पैसा वसूल करते हैं? देखिए बाकी आपकी बात दुरुस्त है कि करोड़ों रुपए वसूल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का लाख करम और फजल है कि मैं जाली डिग्रियों की वेरिफिकेशन के लिए कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, दुनिया के दूसरे कॉर्नर तक गया और 11वें साल में मेंबर पंजाब बार काउंसिल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक पेनी आज तक बार काउंसिल से नहीं लिया। और जितने भी मेरा TADA बनता है वो हमेशा मैं बार की वेलफेयर में, बार काउंसिल की वेलफेयर का जो हमारा एक कमेटी है मैं उसको दे देता हूँ, वो जहाँ मुनासिब समझते हैं वो उसको यूज़ करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बात बड़ी ज़रूरी है समझने के लिए कि TADA देखें कि रहीम यार खान से मेंबर साहब आते हैं लाहौर में, या एक पिंडी अटक से आते हैं, तो यकीनी बात है ट्रैवलिंग अखराजात तो उनके होते हैं, जो लेते हैं उनको बेहतर पता है कितने अखराजात होते हैं, उनको ये भी पता है कि वो क्या लेते हैं। मेरा तो मैंने कभी इस बात से ना दिलचस्पी रखी है, ना कभी कोई मेरा लेना देना है। कभी 11 साल में मैं अल्लाह के करम से ये फ़ख्र से कह सकता हूँ अपनी बार को कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पॉकेट से सर्विस दी है अपने वकला को। सुना है पंजाब बार काउंसिल का जो मेंबर बनता है वो अमीर तरीन वकला में शुमार होता है, कितनी जायदाद बना ली अब तक? सर मेरे घर वाले मुझसे ना इस तरह से लड़ते हैं कि मेरे वालदैन बुज़ुर्ग जो हैं वो अभी हयात, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो हमेशा ये कहते हैं कि तुमने इस पॉलिटिक्स से क्या निकालना है कि तुम अपनी विरासती जायदाद बेच के इलेक्शन लड़ रहे हो, तो इससे क्या निकाल रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ ये एक, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था तो वहाँ कॉलेज में मैं प्रेसिडेंट था, यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त जितने हैं वो उन सबको पता है कि यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर मैं अपने दोस्तों को ना सिर्फ लीड करता था, वहाँ जो एक सियासी तलबा की जमात थी उसको फेस भी करता था। तो ये एक ठरक होता है बंदा का कि पॉलिटिक्स वाला। तो 2001 से लेके मैं नहीं इस काबिल था, फाइनेंशियली मैं इतना मजबूत नहीं था कि मैं खुद से इलेक्शन लड़ सकूं। तो 2001 से लेकर 2014 तक मैं 14 साल लोगों के दोस्तों के इलेक्शन लड़ता रहा। तो 2014 में मुझे दोस्तों ने कहा जी आप इलेक्शन लड़ो, हालांकि मैं डरा हुआ था कि ये इसको मैं कैसे करूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलेक्शन में मेरी एक गाड़ी थी, बाकी 50 गाड़ियाँ मेरे दोस्तों की हुआ करती थी। मेरे दोस्त ही मेहरबानी करते हैं, वही मेरा एसेट है, वही मेरी कुल कायनात है। ये आपको मैं समझता हूँ ये आपको ये सुन के फ़ख्र होगा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये आखिरी इलेक्शन, अब मेरी देखें प्रैक्टिस 20-22 साल 25 साल हो गई है, और 20 साल के बाद जब मैंने बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ा और फिर 1 साल बाद मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, तो इसमें मैं अपनी विरासती प्रॉपर्टीज़ जो हैं
वो सेल की। यहाँ मेरे एक कुलीग मेंबर थे, उनको मैंने 13 एकड़ ज़मीन बेची। फिर मेरी वालदा की तरफ से इनहेरिट प्लॉट था एक 8 कनाल का, वो मैंने बेचा। फिर एक मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, वो मैंने बेची। फिर यहाँ एक शादरा के करीब मैंने एक प्लॉट लिया हुआ था, वो मैंने बेचा। एक क्लाइंट ने मुझे फ़ीस में 10 मरले का प्लॉट दे दिया। इसमें ये जो पार्क व्यू है, तो महमूद अहमद गुजर एडवोकेट है, हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा जी मुझे दे दें। मैंने कहा यार जितने पैसे हैं दे दें, मुझे तो इलेक्शन के लिए ज़रूरत है। वो मैंने बेचा। इस तरह से मैंने इलेक्शन लड़ा। वो क्या एक बड़ा खूबसूरत शायर ने बात की, लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। हमारे पास तो यही कुछ है। ये मेरे जिस दफ्तर में आप बैठ के मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, ये मेरा रेंट का दफ्तर है। मेरा घर जो है वो बैंक से लीज़ का घर है, और नीचे जो गाड़ी खड़ी है इसकी मैं बैंक को महीने की किस्त देता हूँ। ये मैंने बचाया जी। बाकी मेरा आईडी कार्ड अभी ले लें आप, चेक करवा लें मेरे पास क्या है। ये आपको समझने के लिए और लोगों को समझने के लिए बड़ा आसान होगा। लेकिन जनाब अली अलैहिस्सलाम के दोबारा मैं कॉल इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि उन्होंने कहा सबसे अमीर तरीन शख्स वो है जिसके मुखलिस दोस्त हैं। उस हवाले से मैं अपने आप को सबसे अमीर तरीन शख्स समझता हूँ, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो इस भरम को कायम रखे और लोगों के ज़हन में यही रहे कि मैं एक अमीर तरीन आदमी हूँ। मुफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। इतनी इतनी बलाओं के सामने खड़े हो गए। आपने केस किया मुनीर हुसैन भट्टी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो जजीज़ की एलिवेशन वाला केस था, उसके बारे में बताएं क्या? कोई ज़्यादती और जुल्म हो रहा होता है। मैं समझता हूँ जिस इंसान के अंदर ज़मीर नहीं है, जिसके अंदर का इंसान जीता नहीं है, वो तकरीबन आप समझ लें कि वो एक मुर्दा के तौर पे फिर रहा है। तो 18th अमेंडमेंट जब 2010 में आई तो उसका एक पार्ट ये भी था कि जजेज़ एलिवेशन जो है जुडिशल कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद पार्लियामेंट्री कमीशन जो है उसको इख्तियार हासिल होगा कि जिसको चाहे जज को एलिवेट कर दें, जिसको चाहे डिस्कार्ड कर दें। तो मेरे ये बात ज़हन में आई कि ये मेरे तबके के लोग हैं जो एलिवेट होते हैं। एक MNA को, सेनेटर को क्या पता कि कौन सा वकील कितना कॉम्पिटेंट है, कितना ऑनेस्ट है, कितना डेडिकेटेड है, कितना बेहतर जज हो सकता है। तो उसको कैसे इख्तियार दे दें कि ये जी जिसको चाहे। तो उसमें काफ़ी सारे जजेस को पार्लियामेंट्री कमीशन ने निकाल दिया था। तो मैंने उस पार्लियामेंट्री कमीशन का जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जो मेरे नाम से केस रिपोर्ट हुआ मुनीर हुसैन भट्टी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो केस जो है वो उसमें तमाम जजेस वो बहाल हुए जिनको पार्लियामेंट्री कमीशन ने निकाला था, और फिर वो सर्व करते रहे जो है बतौर जज ऑफ हाई कोर्ट। और मैंने पहले दिन ही रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को लेटर पे लिख के दिया कि इन जजेस के पास मेरे केसेस ना लगाए जाएँ, चूँकि ये मेरी पिटीशन के ऊपर बहाल होके आए हैं। आप एंटी करप्शन कमेटी के चेयरमैन थे, आपके ही टर्नओवर में PLD में करोड़ों रुपए का गबन हुआ, आपने एक्शन कोई नहीं लिया। इटर्नल करप्शन होती है, चूँकि वहाँ एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बड़ा प्रेशर भी होता है। हमने उसको राउंड कर लिया था। हमारे PLJ में करप्शन जो हो रही थी, हॉस्टल कमेटी में जो लैंड एक्विजिशन कमेटी उसमें करप्शन हो रही थी, तो जितनी भी मुख्तलिफ कमेटीज़ के अंदर करप्शन हो रही होती है उसको मैं देख रहा होता हूँ। मैं वो जो है उसको सरफेस भी कर देता हूँ, उसको जो हमारी क़यादत है उसके सामने भी रख देता हूँ। लेकिन उस पर वो कहते हैं जी अगर आप एक्शन करोगे तो हमारा ग्रुप टूट जाएगा, वो हमारी डिवीज़न हो जाएगी, हम बार काउंसिल में हार जाएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन वो फैसला जो है अल्टीमेटली जो हमारी जो सिटिंग क़यादत होती है, वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव, उन्होंने करना होता है कि जो कमेटीज़ इस तरह से करें उसका क्या करना है। तो बाकी जो बाहर हमारे वकला के अंदर है वो आपको पता है, आपने देखा होगा कि 2018 में भी हज़ारों की तादाद में हमने FIR करवाई, 13 करोड़ के करीब हमने जुर्माने इकट्ठे किए जो कोविड में तकसीम हुए वकला के अंदर, आपको पता होगा। इसी तरह से बेशुमार लोगों के जो लाइसेंस, हमने हज़ारों लोगों के लाइसेंस सरेंडर कराए और बार को पाक किया, और ये रवाज पैदा कर दिया कि आज के बाद जो है वो जाली डिग्री वाला कभी जो है वकील के तौर पे जो है वो बार के अंदर नहीं होगा। मुझे दोबारा से चेयरमैन एंटी करप्शन की असाइनमेंट मिली है, तो आपको पता होगा कि इस वक्त पंजाब के अंदर एक ही कमेटी काम कर रही है जो मेरे साथ ऑनरेबल मेंबरान है एंटी करप्शन कमेटी, और बड़ी बड़ी लिस्ट, हफ्ते में 2-2 दिन हम कमेटी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट टेकिंग ए सिंगल पेनी। अपनी जान को हथेली पे रख के वकला की इज्जत और वकार के लिए बेहतरीन जदोजहद कर रहे हैं। सर ये समझना फिर हमारे लिए काफ़ी होगा कि पंजाब बार में 2 कौमी नज़रिया राइज है कि उस सहूलत प्रोग्राम में आपके ही मेंबर ने रिपोर्ट कर दिया कि करोड़ों रुपए की करप्शन हुई, पर कोई करप्शन का देखें सर, मैं ये देखें ये वाली जो बात आपने की है, ये हमेशा हमारा जो जनरल हाउस है उसके अंदर बात होती है। ये अभी जो मरी के अंदर अजलास हुआ, काफ़ी लोगों ने ये कहा जी मरी में अजलास हो रहा है अयाशियों फलां, हम तो वहाँ भी जी अपनी कास्ट के ऊपर गए, अपना ही जाके कमरा जो छोटा मोटा लेना था अपनी कॉस्ट पे जाके लिया और वो उस अजलास को अटेंड किया। वहाँ एक एक चीज़, पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ कि बजट अप्रूव नहीं हो सका। जितने करप्शन के एलिगेशन थे मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, वो या तो वहाँ उस अजलास में गए नहीं,
या कुछ लोग ऐसे भी थे जो मैंने देखे कि उनके चेहरे जो है उनके रंग बदल गए और वहाँ से इजलास छोड़ के वहाँ से भागे। ये फिर वो वकार वाली बातें होती हैं। अगर आप फेस कर सकते हैं तो वहाँ बैठ के वहाँ फेस करते। करप्शन के लोगों के क्यों सहूलत वालों के आईटी के ऊपर भी एलिगेशन थे, आईटी कमेटी के ऊपर भी, दूसरी 2 एक कमेटीज़ के ऊपर भी जो है वो करप्शन के एलिगेशंस थे और सबूत भी मौजूद थे। अब ये वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जेक्टिव हैं जिन्होंने कार्रवाई करनी है, उनसे कमेटियाँ वापस लें, उनकी चेयरमैनियाँ कैंसिल करें या जो भी है, या उनके खिलाफ जो है प्रोसीड करें करप्शन में, एंटी करप्शन वेयर एवर। ये इख्तियार उनका है, उनको करना चाहिए। हमारा वहाँ भी ये मुतालबा था कि हम इस बजट को पास नहीं होने देंगे जब तक आप करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। सर, इसका मतलब ये है कि गरीब वकला के ऊपर तो कार्रवाई होती है, लेकिन ताकतवर और फिर बड़े लीडरान खुद साख्ता बने बैठे उनके खिलाफ कार्रवाई करना नामुमकिन है। गुजारिश ये है कि आप मेरी कमेटी में जिसके मर्जी खिलाफ एप्लीकेशन दे दें, मैं कार्रवाई ज़रूर करूँगा। मैंने एक साबिक चीफ जस्टिस के बेटे के खिलाफ FIR करवाई जब उसकी डिग्री जाली सामने आई। हाई कोर्ट के सिटिंग जज जो है ना सिफारशी थे कि FIR ना हो, लेकिन वो FIR हुई। 4 सिटिंग MPAs के खिलाफ FIRs हुई और एक चोरी जावेद नामी, मैं नाम भी ले देता हूँ, पाकपतन से एक MPA को हमने गिरफ्तार करवा के हवालात में बंद करवाया। मैं कभी किसी से अल्लाह के करम से वो डर खौफ वाला वो हमारे वो जो है ना ब्लड में भी ऐसी चीज़ ही नहीं है। हम डरने की तो वो बात ही आप छोड़ दें। अल्लाह का करम है, मैं उसकी ज़ात का लाख शुक्र अदा करता हूँ जो जुर्रत और वकार देता है और साथ आजिज़ी देता है। तो मैं करबला में जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पे खड़े होके मैंने सोचा कि यहाँ क्या खड़े होके मांगूँ। तो आप यकीन करें, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मौला हुसैन के सदके या अल्लाह मुझे आजिज़ी अता कर। तो अलम आपके कई दोस्त करप्शन के इल्ज़ामात में मुलव्वस पाए गए। पंजाब बार की तरफ से वीज़ों की करप्शन सामने आई, आपके ही दोस्त उसमें शामिल थे। आपने उस वक्त एंटी करप्शन कमेटी के होते हुए किया कुछ नहीं। मेरी ओपिनियन शायद 2200, ठीक है। आप इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें। 1 रुपये की करप्शन, एक रुपये की करप्शन साबित हो जाए, मैं वकालत और सियासत दोनों छोड़ दूंगा। ये पॉलिटिकल एनिमी जो होते हैं वो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं कि अगर किसी बंदे ने कोई करप्शन की हो तो उसके खिलाफ किसी जगह पे एंटी करप्शन में, बार काउंसिल में, FIA में, किसी करप्शन के अदारे में कोई एक एप्लीकेशन तो होनी चाहिए, कोई एक कंप्लेंट ज़ुबानी तहरीर तो होनी चाहिए। हसद करते हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जिस तरह से लोगों की टांगें खींचते हैं, जिस तरह से लोगों का नुकसान सोचते हैं। असद मंजूर भट्ट साहब के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया कि मैं एक चीफ जस्टिस साबका के पास बैठा था और वहाँ पर ये मिठाई का डब्बा लेके आए, जबकि वो खुद इस चीज़ का डिनाइल करते हैं। जी लकीली हम वहाँ बैठे हुए थे, मिठाई लेके आना तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद ड्यूरिंग स्ट्राइक ड्यूरिंग स्ट्राइक मैं खुद वहाँ बैठा हुआ था, मेरी मौजूदगी में वो वहाँ लेके आए थे। ऐसी बात नहीं, मैं खुद भी जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, हालांकि मेरे अपोनेंट ग्रुप से, मैं फूल और मिठाई मैं भी उनके घर लेके गया था। वो ऐसी कोई बात नहीं, ये कोई आम बात है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि वो मॉडल टाउन इशू के ऊपर जो है वो कन्वीनियर थे और कमेटी को उन्होंने छोड़ दिया, बेआसरा छोड़ दिया, जबकि वो हाईकोर्ट के प्रेसिडेंट थे। और जिस दिन 8 मई को हम लाठियाँ खा रहे थे, आंसू गैस और शेलिंग फेस कर रहे थे, तो वो शहर से बाहर किसी, कहते हैं जी मैं किसी मुकदमे में गया हुआ था। इस बात का हमें बड़ा अफसोस कि जब उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के एक अजलास में ये बात की कि ये लाहौर बार का मसला है, आप यहाँ कैसे आ जाते हैं, तो हमारा तो ये मसला ही नहीं है। तो इस बात में मुझे ज़्यादा अफसोस हुआ उनसे। सर, ताल्लुक हो तो आप जैसा, ड्यूरिंग प्रोटेस्ट आपने एक जज साहब से ऑर्डर करवा लिया स्टे का। प्रोटेस्ट एक सिंगल मुकदमा मैंने दायर किया हो, एक सिंगल मुकदमे के ऊपर मैंने कोई ऑर्डर लिया हो और एक सिंगल मुकदमे में मैंने सिफारिश की हो, मैं सियासत और वकालत दोनों चीज़ें छोड़ दूंगा। मुफाहमत न सिखा जबरे ना रवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। आप जैसे इतने बड़े वकील कोई क्या ये जेब देता है कि डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर आपने ऑफिस बनाया और उसको रन किया, बाद में एक फ़ोन कॉल आने पर आपने वो ऑफिस खाली कर दिया। राना इंतज़ार हुसैन वाले इलेक्शन को आप पहले 2 नंबर इलेक्शन कहते रहे, बाद में उसको एक्सेप्ट कर लिया, किसी मुसालत का नतीजा था कि डर गए। लाहौर बार का फिक्स डिपॉजिट आपने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया, पैसों की अशद ज़रूरत थी। जाके खान साहब जब लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने फिक्स डिपॉजिट से जो है बार के फेयर चलाए। जनाब असद मंजूर भट्ट साहब, वो फिक्स डिपॉजिट जब वो गए तो फिक्स डिपॉजिट 0 था। 7 करोड़ रुपया लाहौर हाई कोर्ट में हमें कहीं लगा तो नजर नहीं आया। आप एंटी करप्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, ऑडिट करवा लें, पैसा कहाँ लगा? कि उस सहूलत प्रोग्राम में आपके ही मेंबर ने रिपोर्ट कर दिया कि करोड़ों रुपए की करप्शन हुई, पर कोई करप्शन का देखें सर, मैं क्यों सहूलत वालों के आईटी के ऊपर भी एलिगेशन थे, आईटी कमेटी के ऊपर भी, दूसरी 2 एक कमेटीज के ऊपर भी एलिगेशंस थे और सबूत भी मौजूद थे। अब ये वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जेक्टिव हैं जिन्होंने कार्रवाई करनी है, उनसे कमेटियां वापस लें,
उनकी चेयरमैनियाँ कैंसिल करें, प्रोसीड करें करप्शन में, एंटी करप्शन। आप एंटी करप्शन कमेटी के चेयरमैन थे, आपके ही टर्नओवर में पीएलडी में करोड़ों रुपए का गबन हुआ, आपने एक्शन कोई नहीं लिया। हमारे पीएलजे में करप्शन जो हो रही थी, हॉस्टल कमेटी में जो लैंड एक्विजिशन कमेटी उसमें करप्शन हो रही थी, अटर्नल करप्शन होती है क्योंकि वहाँ एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। पर वो कहते हैं जी अगर आप एक्शन करोगे तो हमारा ग्रुप टूट जाएगा, वो हमारी डिवीजन हो जाएगी, हम बार काउंसिल में हार जाएंगे, ये होगा। इतने करप्शन के एलिगेशन थे मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, वो या तो वहाँ उस इजलास में गए नहीं, उनके रंग बदल गए और वहाँ से इजलास छोड़ के वहाँ से भागे। इसका मतलब ये है कि गरीब वकला के ऊपर तो कार्रवाई होती है, लेकिन ताकतवर और फिर बड़े लीडरान खुद साख्ता बने बैठे उनके खिलाफ कार्रवाई करना नामुमकिन है। पंजाब बार में दो कौमी नजरिया राइज है। मैंने एक साबिक चीफ जस्टिस के बेटे के खिलाफ एफआईआर करवाई जब उसकी डिग्री जाली सामने आई। हाई कोर्ट के सिटिंग जज जो है ना सिफारशी थे कि एफआईआर ना हो, लेकिन वो एफआईआर हुई। पंजाब बार की तरफ से वीज़ों की करप्शन सामने आई, आपके ही दोस्त उसमें शामिल थे, आपने उस वक्त एंटी करप्शन कमेटी के होते हुए किया कुछ नहीं। ताल्लुक हो तो आप जैसा, ड्यूरिंग प्रोटेस्ट आपने एक जज साहब से ऑर्डर करवा लिया स्टे का। टीएडीए की मद में सुना है मेंबरान करोड़ों रुपए वसूल करते हैं, कितना पैसा वसूल करते हैं? देखिए बाकी आपकी बात दुरुस्त है कि करोड़ों रुपए वसूल करते हैं। जिंदगी में 4 इलेक्शन लड़े, इलेक्शन से क्या सीखा? सर मुशर्रफ जैसे हाई प्रोफाइल केस में आप स्टेट काउंसिल के तौर पर पेश होते हैं, तमाम बातें मार्केट में मौजूद हैं, बदी वजह आपसे तमाम बातों पर सवाल। सर पंजाब बार काउंसिल का जो मेंबर बनता है वो अमीर तरीन वकला में शुमार होता है, कितनी जायदाद बना ली? जो जजिस की एलिवेशन वाला केस था उसके बारे में बताएं क्या?